हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ रहे हैं वेव ऑप्टिक्स का एक पार्ट नोन एज ब्रूस्टर्स लॉ और जिसको पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। तो बच्चों अच्छे से समझते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। लेट्स चेक आउट। बच्चों पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन में सबसे पहला स्टेटमेंट, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम्स। इंटरफेस ऑफ टू मीडियम्स का मतलब जहां पर दोनों मीडियम सेपरेट हो रहे हैं, सच दैट reflected and refracted ray are mutually perpendicular to each other, then reflected ray is perfectly polarized, having vibration of electric field normal to the plane of incidence, and refracted ray in the same plane is partially polarized. अब बच्चों इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है वो देखते हैं। बच्चों यहां पर ऐसा सोचिए कि जो येलो कलर का आपको लाइट दिख रही है ये एक अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है, जहां पर ये जो रेड कलर के एरोज हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस। बच्चों यहां पर वाइब्रेशन मल्टीपल डायरेक्शन में है, इसलिए ये अनपोलराइज्ड लाइट है। ये जब अनपोलराइज्ड लाइट किसी इंटरफेस पर टकरा रही है, मतलब दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाले पार्ट पर टकरा रही है जिसको अपन ने इंटरफेस कहा, वहां पर एक पर्टिकुलर एंगल नोन एज थीटा पी, जिसको कहते हैं पोलराइजिंग एंगल या फिर ब्रूस्टर एंगल। अगर बच्चों उस पर्टिकुलर एंगल पर ये अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट होती है तो उस केस पर रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है एंड रिफ्रैक्टेड रे पार्शियली पोलराइज्ड होती है। बच्चों इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, और ये वाली जो होगी वो होगी रिफ्रैक्टेड रे, जो यहां पर है रिफ्रैक्टेड रे। बच्चों रिफ्रैक्टेड रे जो होगी वो पार्शियली पोलराइज्ड है और रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली पोलराइज्ड है। बच्चों पार्शियली पोलराइज्ड का मतलब क्या है? पार्शियली पोलराइज्ड का मतलब है कुछ अनपोलराइज्ड और कुछ पोलराइज्ड, जबकि यहां पर रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली पोलराइज्ड मतलब जिनके इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है। बच्चों वो डायरेक्शन भी अपने को ध्यान देना है। ये जो पूरा प्लेन है जिसको प्लेन ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, उस प्लेन के नॉर्मल, बिकॉज यहां पे एक वर्ड क्या लिखा है, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। इसका मतलब ये जो वाइब्रेशंस हैं ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर होने चाहिए। उसी केस में ये वाली जो रेज हैं ये परफेक्टली पोलराइज्ड है, परफेक्टली पोलराइज्ड और परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस, और साथ के साथ लिख देते हैं दिस इज 100% पोलराइज्ड। ठीक है बच्चों, अब इसी चीज को लेकर इसमें क्या फॉर्मूला बन सकता है वही चेक करते हैं नेक्स्ट पेज पर। बच्चों बाय स्नेल्स लॉ तो कंसीडर कर रहे हैं कि ऊपर वाला मीडियम μ1 है, अंदर वाला मीडियम μ2 है। जो आपने ये स्लैब दिख रही है इसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया μ2 और ऊपर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया μ1। बच्चों जब लाइट इंसिडेंट हो रही है थीटा पी एंगल पर, तो क्या ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा क्या ये भी थीटा पी के बराबर होगा, बिकॉज एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, और ये वाला एंगल जो होगा ये क्या होगा, आर। बच्चों यहां पर एक खास बात है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और रिफ्रैक्टेड रे है दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जैसे अपने प्रीवियस स्टेटमेंट में देखा था। मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है। तो बच्चों ये 90 डिग्री हमेशा होगा अगर लाइट पर्टिकुलर पोलराइजिंग एंगल या फिर थीटा पी एंगल या फिर ब्रूस्टर एंगल पे आ रही है। तो बच्चों थीटा पी को क्या क्या बोलेंगे, पोलराइजिंग एंगल या फिर ब्रूस्टर्स एंगल। अब बच्चों अगर ये एंगल थीटा पी, ये एंगल आर, ये एंगल 90, तो अब यहां से क्या रिलेशन निकल सकता है वो नोटिस करिएगा। सबसे पहला स्नेल्स लॉ लगाया, μ1 इंटू साइन थीटा पी इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन आर। ये बच्चों स्टेटमेंट हो गई अपने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से। नेक्स्ट μ1 इंटू साइन थीटा पी इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन 90 माइनस थीटा पी। बच्चों इस चीज को नोटिस करना है, क्या ये तीनों एंगल्स का सम थीटा पी
प्लस 90 प्लस आर, क्या इज इट इक्वल टू 180 डिग्री? क्यों बच्चों? क्या पूरा का पूरा एक स्ट्रेट लाइन पे तीनों एंगल्स आ रहे हैं, तो तीनों एंगल का समीशन कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहां से एंगल आर कितना निकल जाएगा? 90 माइनस थीटा पी। बच्चों इसी एंगल आर को रिप्लेस कर दिया 90 माइनस थीटा पी से। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो वही चीज नेक्स्ट पे लिखते हैं, μ1 साइन थीटा पी इक्वल्स टू μ2 कॉस थीटा पी। अब बच्चों साइन थीटा पी कॉस थीटा पी दोनों को एक साइड ले आते हैं, μ2 और μ1 को दूसरी साइड ले आते हैं। तो देखिए साइन थीटा पी बाय कॉस थीटा पी इक्वल्स टू μ2 बाय μ1। बच्चों इसी टर्म को क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा पी दैट इज इक्वल्स टू μ2 बाय μ1। तो टेन थीटा पी इक्वल्स टू μ2 बाय μ1 इज द फॉर्मूला टू जस्टिफाई कि यहां पर ब्यूस्टर लॉ एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। अब कैसे जस्टिफाई करेंगे वो भी अपन समझते हैं। बच्चों पहले इस फॉर्मूले की खासियत समझते हैं। μ2 कौन सा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? जिस मीडियम में लाइट रे जा रही है, मतलब फाइनल मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फाइनल मीडियम, एंड μ1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इनिशियल मीडियम। बच्चों कभी कभार क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं होता है कि इनिशियल मीडियम क्या है, तो उस केस में इनिशियल मीडियम को या तो वैक्यूम या एयर ले लीजिए, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको क्या कंसीडर करना है? 1। तो इसका मतलब आपके लिए फॉर्मूला बन जाएगा टेन थीटा पी इक्वल्स टू μ2 की जगह लिख दिया म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट स्लैब या मीडियम जिसमें लाइट जा रही है, अपॉन 1 जहां से लाइट आ रही थी। तो आसान फॉर्मूला क्या बन गया? टेन थीटा पी इक्वल्स टू म्यू। तो बच्चों इसको ऐसा भी लिखा जाता है, टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच लाइट गोइंग टू प्रोपोगेट, या फिर लाइट जिसमें रिफ्रैक्ट होने वाली है। तो बच्चों ये जो कंडीशन है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, मतलब टेन थीटा पी अगर म्यू के बराबर है, इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली पोलराइज है, रिफ्रैक्टेड रे पार्शियली पोलराइज है, और दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। बच्चों इसी चीज को एक बार ऑब्जर्व करते हैं एक वीडियो के साथ, ध्यान दीजिएगा। बच्चों मान लेते हैं कि यहां से अनपोलराइज लाइट आ रही है, आप वाइब्रेशंस चेक कर सकते हैं, वाइब्रेशन मल्टी डायरेक्शन में है, इसका मतलब अनपोलराइज लाइट है। जैसे वो एक मीडियम के इंटरफेस पर टकराई, क्या यहां पर रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली पोलराइज दिख रही है? रिफ्रैक्टेड रे क्या आपको पार्शियली पोलराइज दिख रही है? अब ऑब्जर्व करिएगा इनके वाइब्रेशन से बच्चों, क्या इसके वाइब्रेशंस आपके पास दोनों डायरेक्शंस में है जो इस रे ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर है, मतलब मल्टीपल डायरेक्शन वाइब्रेशंस है इलेक्ट्रिक फील्ड के। इसका मतलब ये कौन सी लाइट हो गई? अनपोलराइज्ड। यहां पर आपको सारे वाइब्रेशन जो दिख रहे हैं ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर दिख रहे हैं ना, सिंगल डायरेक्शन। इसका मतलब क्या ये परफेक्टली पोलराइज्ड है? और यहां पर जो वाइब्रेशंस दिख रहे हैं वो सिंगल डायरेक्शन में भी हो, मल्टी डायरेक्शन में भी है, इसका मतलब ये पार्शियली पोलराइज्ड है। बच्चों ये सब कुछ कब होगा? जब लाइट कौन से एंगल पे इंसिडेंट होगी? पोलराइजिंग एंगल पे, और रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो नोटिस करिए यहां पर कुछ यही अपन ने फ्रेम से देखा, अब वापस इसको फ्रंट से देखेंगे तो आपको दिख रहा है ना कि इसके वाइब्रेशंस इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। और यहां पर इसी के अंदर अपन ने बोला ये एंगल थीटा पी हो गया, और ये वाला एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री, जिसको बोलते हैं पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन भी। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं कि इन्हीं के ऊपर क्या नोट्स हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ द इंसिडेंट लाइट मीडियम is rarer than the other considered medium such that μ1 is less than μ2, then theta, ये बच्चों कौन सा थीटा है? थीटा p is more than 45 डिग्री। बच्चों क्या कंसिडर करना, ध्यान दीजिए, क्या फॉर्मूला आया था अपने पास? टेन थीटा p is equal to μ2 बाय μ1। μ2 कौन सा मीडियम? फाइनल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। μ1 कौन सा मीडियम? इनिशियल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बच्चों अगर फाइनल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है इनिशियल मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, इसका मतलब ये होगा कि इसका आंसर मोर देन 1 आएगा, और टेन थीटा पी मोर देन 1 मतलब थीटा पी मोर देन 45 डिग्री। सिमिलरली बच्चों अगर μ1 बड़ा हुआ μ2 से, इफ द इंसिडेंट लाइट मीडियम
इज डेंसर देन द अदर कंसिडर मीडियम। तो बच्चों μ1 बड़ा हो जाएगा μ2 से, तो क्या उस सिनेरियो में आंसर लेस देन 1 आएगा। तो tan थीटा पी की वैल्यू लेस देन 1 मतलब थीटा पी लेस देन 45 डिग्री। तो बच्चों थीटा पी शुड बी लेस देन 45 डिग्री। बच्चों इन्हीं स्टेटमेंट्स के ऊपर नीट में क्वेश्चन भी आया था। तो बच्चों ये स्टेटमेंट्स के जो आंसर है वो इस फॉर्मूले से इजीली आ जाएंगे। नेक्स्ट, इफ द इंसिडेंट लाइट मीडियम इज एयर, जैसे अपन ने पहले कंसिडर करा μ1 इक्वल्स टू 1, तो क्या फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा tan थीटा पी इक्वल्स टू म्यू। बच्चों चेक करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इफ इट इज मेंशन दैट लाइट इज इंसिडेंट एट पोलराइजिंग एंगल और tan थीटा पी इक्वल्स टू म्यू, देन कंसिडर दैट रिफ्लेक्टेड रे इज कंप्लीटली पोलराइज्ड। जैसा अपन ने पहले बोला था tan थीटा पी इक्वल टू म्यू हो गया, इसका मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कंप्लीटली पोलराइज्ड होगी। सेकेंड, इफ इट इज मेंशन दैट reflected and refracted ray are perpendicular to each other, then consider reflected ray is completely polarized। बच्चों अगर आपको ये क्वेश्चन में मेंशन है कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर तभी हो सकती है जब इंसिडेंट लाइट पोलराइजिंग एंगल पे आ रही हो। इसका मतलब 100% जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कंप्लीटली पोलराइज्ड होगी। पर बच्चों नेक्स्ट पॉइंट के अंदर अगर इन दोनों में से कुछ भी मेंशन नहीं है, ना ही tan थीटा पी इक्वल्स टू म्यू मेंशन है, ना ही ये बता रहा है कि जो रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे है वो परपेंडिकुलर है, तो इस सिनेरियो के अंदर अपन बोलेंगे दैट इन दैट केस रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे आर पार्शियली पोलराइज्ड। कहने का मतलब अगर इंसिडेंट लाइट थीटा पी एंगल पे नहीं आएंगी तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी नहीं होंगी, और दोनों की दोनों लाइट रे रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे आर पार्शियली पोलराइज्ड। तो बच्चों वही लिखा हुआ है, इफ टू पॉइंट्स आर नॉट मेंशन्ड एंड नथिंग इज रिटन अबाउट द पोलराइजेशन, देन कंसीडर रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे बोथ हैज पार्शियली पोलराइज्ड। अब बच्चों उसी में आगे बढ़ते हुए एग्जांपल्स। तो सबसे पहला एग्जांपल है, फॉर अ गिवन मीडियम द पोलराइजिंग एंगल इज 60 डिग्री, what will be the critical angle for this medium। तो बच्चों यहां पर आपको पोलराइजिंग एंगल दे रखा है, मतलब एक तरीके से थीटा पी की वैल्यू 60 डिग्री दे रखी है। आपसे पूछा क्रिटिकल एंगल फॉर दिस मीडियम क्या होगा, मतलब क्रिटिकल एंगल किसको कहते थे, थीटा सी को, ये पूछा गया है। तो इसको ढूंढने के लिए क्या अपने को म्यू की आवश्यकता पड़ती थी, तो म्यू कहां से निकाल सकते हैं, tan थीटा पी इज इक्वल टू म्यू कंसिडरिंग इनिशियल मीडियम एज एयर। तो यहां पर वैल्यू प्लेस करते हैं, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू म्यू, क्या म्यू आ गया √3। बच्चों जो ये म्यू √3 आया है इसी को दूसरे फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं टू फाइंड आउट द आंसर। क्या साइन थीटा सी बराबर 1/μ फॉर्मूला होता है, म्यू की वैल्यू कितनी √3, तो कैन आई से साइन थीटा सी इक्वल्स टू 1/√3, और यहां से मेरे पास आंसर आया थीटा सी इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√3। तो चेक करिए कौन सा ऑप्शन सही हुआ, आंसर है सेकंड वन। तो बच्चों यहां से आपको क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया। चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। फॉर अ गिवन मीडियम द पोलराइजिंग एंगल इज 53 डिग्री, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन दिस मीडियम। बच्चों पोलराइजिंग एंगल 53 डिग्री है, मतलब थीटा पी दे रखा है। आपसे क्या क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट, मतलब v पूछा गया उस मीडियम में, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा गया। तो बच्चों दो चीजें पूछी गई है। क्या अगर मैं आसान भाषा में बात करूं तो एंगल आर तो बहुत जल्दी से निकल जाएगा। एंगल आर के लिए आप कह सकते हो r इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा पी। याद करिए बच्चों डेरिवेशन के अंदर अपन ने ये चीज प्रूव करी थी। तो थीटा पी की वैल्यू 53 डिग्री, तो 90 माइनस 53 इक्वल्स टू 37 डिग्री। ये हो गया आपके पास एंगल r। और दूसरा आपसे पूछा स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या था, v इक्वल्स टू c बाई म्यू। तो क्या म्यू की आवश्यकता है, म्यू कहां से मिलेगा, उस फॉर्मूले से tan थीटा पी बराबर म्यू से। तो लिख सकते हैं tan थीटा पी इक्वल्स टू म्यू, और बच्चों वैल्यू प्लेस करेंगे तो म्यू की वैल्यू आ गई 4/3। नाउ फाइंडिंग द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम v इक्वल्स टू c बाई म्यू।
तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 4/3। आंसर इज 9/4 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, जिसको आप 9/4 को 2.25 भी लिख सकते हैं इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये आपके फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन के। तो बच्चों इस पर्टिकुलर टॉपिक पे इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर एंगल आर पूछ लेंगे, या फिर आपसे क्रिटिकल एंगल पूछ लेंगे, या फिर स्पीड ऑफ लाइट पूछ लेंगे, या फिर अगर आपको म्यू दे रखा है तो पोलराइजिंग एंगल पूछ लेंगे। पर एट द एंड जो पूरे के पूरे जो क्वेश्चंस हैं वो एक ही फॉर्मूले से सॉल्व हो जाते हैं, दैट इज tan थीटा पी इक्वल्स टू μ2 बाई μ1, और अगर इनिशियल मीडियम एयर है तो tan थीटा पी इक्वल्स टू म्यू। सो बच्चों इसी अच्छी तरह आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।